नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा के बारे में लगातार सिलसिलेवार गंभीरता से गंभीर बातचीत होती रहनी चाहिए। सिनेमा संवाद की आज की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसने हाल के दिनों में अपने रिलीज के बाद से लगातार अपने लिए तारीफें बटोरी हैं। छोटे बजट की फिल्म होने के बावजूद उस फिल्म को तमाम जगहों पर सराहा गया है और तमाम मुश्किलात के बावजूद बनी इस फिल्म का जो एक संदेश है, वो जो हमारे मौजूदा सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से देखा जाए तो उसमें एक बहुत सकारात्मक संदेश, सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश उभर कर आता है। हम बात कर रहे हैं एक फिल्म की जिसका नाम है इन गलियों में। तो कैसे इन गलियों में ये जो फिल्म है इसके माध्यम से समाज में एक सकारात्मक संदेश जा रहा है और कैसे ये फिल्म छोटे बजट की एक फिल्म होते हुए कैसे एक सार्थक सिनेमा का जो एक हमारे समाज में एक चलन रहा है, सिनेमा में चलन रहा है, उसको किस तरह से एक नए सिरे से एक मजबूती प्रदान करती है। कैसे ये फिल्म जो है वो बड़े बजट की फिल्मों के बीच में, प्रोपेगेंडा सिनेमा के बीच में कैसे अपनी जगह बनाते हुए कैसे लोगों को पसंद आ रही है, कैसे लोग इसके बारे में इससे क्या मैसेज ग्रहण कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे और साथ साथ ये बात भी करेंगे कि क्या इस फिल्म को बनाने के दौरान क्या मसाइल रहे, क्या किस तरह के हालात पेश आए, किस तरह की मुश्किलें पेश आई। हमारे साथ जो लोग हैं मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ इस फिल्म के निर्देशक अविनाश दास मौजूद हैं। इन गलियों में फिल्म के निर्देशक अविनाश दास मौजूद हैं। अविनाश पत्रकारिता से सिनेमा की ओर आए हुए शख्स हैं और इससे पहले अनारकली ऑफ आरा नाम की फिल्म बना चुके हैं जो बहुत चर्चित हुई थी। हमारे साथ जबरीमल पारक साहब हैं जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत जाने माने विश्लेषक हैं, दर्शकों से हिंदी सिनेमा के बारे में लगातार लिख पढ़ रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। अजय ब्रह्मात्मा जी हैं जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत वरिष्ठ समीक्षक हैं। अखबारों में समीक्षा करने के बाद अब स्वतंत्र रूप से यूट्यूब के जरिए और डिजिटल मीडियम के जरिए अपनी जो समीक्षात्मक टिप्पणियां हैं वो सिनेमा के बारे में लगातार करते रहते हैं। नीलाजल छेत्री हैं जो कि एक स्वतंत्र फिल्मकार भी हैं और अध्यापन के काम से भी जुड़ी रही हैं। सबसे पहले अविनाश मैं आपके पास ही आता हूं क्योंकि ये जो फिल्म है इन गलियों में, हम अपने दर्शकों को यानी जो सिनेमा संवाद देखने वाले हमारे दर्शक हैं उनको हम ये बताना चाहेंगे आपके जरिए, ये फिल्म जो है इसको बनाने का ख्याल आपको क्यों आया? आज के दौर में ये एक कहानी जो कि इंटरफेथ लव स्टोरी है, एक हिंदू लड़के मुसलमान लड़की की कहानी जो जैसा कि चलन है आज के जमाने में उसको लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है, यानी पॉलिटिक्स जो है वो लव जिहाद का नाम दे रही है। ऐसे में आपने धारा के विरुद्ध जा करके ये फिल्म बनाने की हिम्मत जो दिखाई है तो इसके पीछे क्या वजह रही, क्या सोच थी इसके पीछे, जरा हमको इससे रूबरू कराइए। नहीं, ये देखिए, अलग से कोई बहुत सोची समझी चाल नहीं थी इस फिल्म को बनाने की। जो दौर है उसमें इस तरह की कहानियां हम लोगों के दिमाग में सहज रूप से आती ही आती हैं, है ना। जो हम लोगों का सोशल और पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, जैसा हम सोचते समझते हैं, इससे अलग कोई कहानी जो है जो व्यवस्था के खांचे में फिट हो, वैसी कोई कहानी आती ही नहीं दिमाग में। तो जाहिर सी बात है कि जब भी हम लोग किसी भी किस्म की कोई कहानी कहेंगे तो ऐसी ही कहानी कहेंगे जिसमें मतलब हमारे भीतर का जो एक की जो सच्चाई है वो हम उसमें उकेर पाए। ये जो फिल्म है, ये फिल्म दरअसल मेरे दिमाग में पहली बार तो आई नहीं। ये वसु मालवीय हैं, हिंदी के बहुत ही अच्छे कथाकार। उनकी 3 कहानियां हैं जो मतलब अलग अलग किरदारों के जरिए जो देश का सांप्रदायिक माहौल है उस पर टिप्पणी करता रहा है। तो उनके जो सुपुत्र हैं पुनर्वसु, उसने एक नाटक किया था मुंबई में और हमने वो नाटक देखा था। पर मुझे लगा कि यार ये बड़ी अद्भुत किस्म की कहानी है जिसको हम मंच पे देख रहे हैं। और उसका एक डायलॉग जो है वो बहुत ही मारक था। वो चूंकि मैं सत्य हिंदी के पोर्टल पे कह सकता हूँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो डायलॉग कि जब एक प्रधानमंत्री पागल हो सकता है तो एक पागल प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकता। तो उसका जो एक भंगा किरदार था उस नाटक का, उसका ये डायलॉग था। और इस तरह के बहुत सारे चुटीले संवाद जो थे
आज की राजनीतिक व्यवस्था पर, आज के सिस्टम पर व्यंग्य थे। तो मुझे लगा कि यार काश कि ये हम सिनेमा में संभव कर पाते। तो प्रोड्यूसर्स मिल गए और पुनर्वसु ने स्क्रीन प्ले लिखा और देन मुझे ऑफर किया कि चलिए आप आइए, इसमें लगिए, बनाते हैं। तो हमने कहा कि चलो बनाते हैं, बाद में अपने जो नुकसान हैं वो देखे जाएंगे क्या होगा, लेकिन इस पहले तो बना लेते हैं इसको। तो इस तरीके से एक फिल्म बनी है सर। हाँ, बहुत अच्छा आपने इसका थोड़ा-सा बताया। मैं आपसे आगे भी इसके बारे में जानना चाहूँ, क्योंकि ये जो एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसा आपने खुद ही कहा कि भई ये जो माहौल है हमारा, उस माहौल को देखते हुए इस तरह के सब्जेक्ट आजकल फ़िल्म इंडस्ट्री में दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी बड़े-बड़े निर्माता जो हैं वो इस तरह के सब्जेक्ट्स को छूने की हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं। एक ज़माना था जब बॉलीवुड में जो हिंदी फ़िल्में बनती थी उसमें इस तरह की कहानियाँ और सांप्रदायिक सद्भाव की बातें 50s, 60s, 70s, 80s तक में हमको सुनाई देती थी। और उसके बाद धीरे-धीरे वो सारा जो है कहीं न कहीं खत्म हो गया। और आज की तारीख में तो सिनेमा में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी फ़िल्में बन रही हैं जिनका कहीं न कहीं टोन साफ-साफ ये होता है कि वो कम्युनिटी में एक एक अलग तरह का डिवीज़न पैदा कर दें। यानी सिनेमा देखने के बाद जो है वो दर्शक जो है वो एक समुदाय से के प्रति जो है वो थोड़ी नफ़रत की भावना लेकर के निकले, या उसके प्रति उसके मन में आक्रोश पैदा हो। ऐसे में ये जो एक विचार आया है अविनाश, ये विचार अपने आप में बहुत कहना चाहिए क्रांतिकारी विचार है। और एक मैं तो इसको मानता हूँ कि आप शायद जो एक हमारा पुराने तरीके का सिनेमा था, जो एक सीधा साधा सिनेमा था, जो एक उसकी एक सिंपल स्टोरी टेलिंग थी और उसमें मैसेज होता था लोगों के लिए, एंटरटेनमेंट भी होता था, मैसेज होता था। तो ये जो इस फिल्म के निर्माण की प्रक्रिया रही है, मैं चाहूंगा आप उसके बारे में हमें कुछ बताएं, क्योंकि ये फिल्म, इस तरह की फिल्म बनाना आज के जमाने में इतना आसान तो नहीं है जितना कि आप मतलब उसको जो न जाने दर्शक को शायद समझे कि भाई फिल्म बना ली गई, बस बन गई, और जो चली नहीं चली वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इससे इसके पीछे की जो जद्दोजहद रही है, आप हमारे दर्शकों को जरा उसके बारे में भी कुछ बताइए। नहीं देखिए, एक तो इंडस्ट्री में जहां हम काम करते हैं वहां एक किस्म की सेल्फ सेंसरशिप शुरू हो गई है। वो इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि लोगों को लगता है कि यार अगर हम फिल्म बना लें और कहीं बीच में निर्माण की प्रक्रिया में अटक जाए, या कोई ओटीटी उसको लेने से इनकार कर दे, या एक साथ थिएटर वाले कह दें कि यार हम इस फिल्म को रिलीज नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारा जो हैवी इन्वेस्टमेंट है वो फिर वो जो है स्टक हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएंगे जो पैसे लगाएंगे इस तरह की फिल्म में। तो इस वजह से लोग बहुत डर गए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग जिस तरह की हवा चल रही है उस हवा में बहने के लिए तैयार हैं। वो नहीं बह पा, मतलब वो धारा के विपरीत कोई स्टैंड इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि सिनेमा एक कॉमर्शियल आर्ट है। सिनेमा बनाने में पैसे लगते हैं और कोई भी पैसे लगाने वाला शख्स नहीं चाहता है कि उसके पैसे की जो पूरी यात्रा है यहाँ से वहां तक की वो बीच में कहीं रुक जाए। तो इस वजह से लोग डरते हैं। लेकिन जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो ट्रेडिशनली फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है। हाँ, उनकी ये पहली फिल्म है, मेरी चौथी फिल्म है और उनकी पहली फिल्म है। तो एक तो उनके लिए बहुत, मतलब उनको मैनिपुलेट करना जो है थोड़ा आसान था, मैं यहाँ पे ये स्वीकार करना चाहूंगा। दूसरा, वो थोड़े करेजियस आदमी थे, है ना। वो जो देश का माहौल है उसमें वो चाह रहे थे कि भाई कुछ ऐसी फिल्म बने जो जो एक तरह की सच्चाई दिखा सके। इन सब के बावजूद जो हमारे सलाहकार थे उन्होंने स्क्रिप्ट से लेकर के शूटिंग तक बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि भाई ये नहीं डालना चाहिए, ये डालना चाहिए। और मैं उनको लगातार ये ऑप्शन देता रहा कि यार देखो, अगर बाद में इस डायलॉग पे परेशानी आई तो हम उसका ये कर देंगे, इस पे परेशानी आई तो उसका ये कर देंगे। तो ऑप्शंस बहुत सारे मैंने तैयार रखे थे कि हम डबिंग में इसको मैनेज कर लेंगे। तो एक बार हमको पूरी तरह से अपने तरीके की फिल्म बना लेने दीजिए जैसा स्क्रीन प्ले में लिखा हुआ है। तो वो हमने बनाई, लेकिन इतनी आसान नहीं थी ये यात्रा, क्योंकि सेंसर का जो प्राइमरी स्क्रीनिंग कमेटी थी उसने इसको सर्टिफिकेट देने से ही इनकार कर दिया। और आप जानते हैं कि सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर ये फिल्म कहीं भी नहीं दिखा सकते थे हम, सिवाय बाहर के फिल्म फेस्टिवल्स जोन में दिखाने के। तो फिर हम रिवाइजिंग कमेटी में गए। रिवाइजिंग कमेटी वालों ने जो है इस फिल्म को तहस नहस करने के विचार से 20 या 22 कट्स जो थे, मेजर कट्स, उन्होंने
लगाए, और प्रोड्यूसर तब तक थक चुके थे। तो हम इसके लिए तैयार थे कि हम 20-22 कट्स हम मतलब हटा करके उसके ऑप्शन में कुछ और दे सकते थे। लेकिन वो मुश्किल ये था कि हमारी फिल्म एक तो छोटी है, दूसरा बहुत सारे विजुअल कट्स भी उन्होंने दे दिए, सिर्फ डायलॉग नहीं कि इसकी जगह ये करना है, इसकी जगह ये करना है। जैसे झंडा गिरता है और उस पर कुछ लोग पाँव से जाते हैं, तो उसको उन्होंने कहा कि इसको हटा करके इसकी जगह कुछ और रिप्लेस कर दीजिए। तो हमारे पास अलग से कोई फुटेज था नहीं। फिर जब हम बाहर निकले वहां से, रिवाइजिंग कमेटी ने हमको कहा कि यूएस सर्टिफिकेट हम आपको देंगे इस कट्स के बाद, ये कट लेके आइए वापस। तो प्रोड्यूसर ने हमसे पूछा कि भाई क्या बात हुई, तो हमने कहा कि देखो भैया ये कट्स तो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमको मानना नहीं चाहिए, हमको आगे लड़ाई लड़नी चाहिए। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि यार अविनाश जी कैसे होगा यार, बहुत सारा पैसा फंस गया है, रिलीज करना है। मैंने कहा कि देखो पैसा फंस गया है और ज्यादा पैसे हैं नहीं आपके पास प्रमोशन के लिए, तो एक काम करते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट की जितनी भी लड़ाई चलेगी हम अखबारों में आएंगे, हमारी फिल्म का एक बस बनेगा। तो उसने कहा कि ठीक है, हम चलते हैं। फिर हमने कहा कि अगर कोर्ट ने भी कहा कि नहीं सेंसर बोर्ड सही है, तो फिर हम तो वही करेंगे, लेकिन इस परिस्थिति का फायदा हम कैसे उठाएं। तो फिर हम कोर्ट में गए और मैंने आपको कोर्ट की कॉपी भेजी है। कोर्ट ने सारे कट जो है निरस्त कर दिए। जी। उसके बाद हम लोगों का उत्साह बढ़ा कि यार ये फिल्म जो है इसके रास्ते का कांटा निकल गया है, अब हम लोगों के सामने आ सकते हैं। तो फिर हम आए इस तरीके से। जी, ये बहुत आपने बढ़िया बताया कि कैसे आपकी जो सेंसर बोर्ड के साथ में एक तरीके की कशमकश रही और कैसे फिर अदालत जो है आपके संरक्षण के लिए आई, एक तरीके से जो आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है उसको उसने संरक्षित किया और फिर वो फिल्म जो है सिनेमा हॉल तक पहुंची। नीरा, मैं आपके पास आता हूँ एक दर्शक के तौर पर और एक फिल्मकार के तौर पर, एक संवेदनशील दर्शक के तौर पर, सिनेमा के कहना चाहिए कि लवर के तौर पर, आप जो जब आपने जब ये फिल्म देखी तो आपके क्या इंप्रेशंस हुए इस फिल्म को देखकर? अ, सबसे पहले तो अभी के वक्त में इस तरह के कंटेंट को क्रिएट करना और उसे दर्शकों तक ले जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है और इसके लिए पहले तो अविनाश जी को बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं कि हम ऐसा और चीज और देखें। लेकिन मैं जानती हूँ कि ये उन्होंने कहा एक रिस्क फैक्टर रहता है कि आप बनाते हैं फिर वो जाएगा कि नहीं जाएगा दर्शकों तक। बहरहाल जब मैं इस फिल्म को देख रही थी तो एक एज अ सिनेमा लवर के तौर पर तो मुझे बस ये लग रहा था कि शायद मैं ऐसा सिनेमा बहुत वक्त से देखना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि ऐसी कहानियां नरेट हों और वो स्क्रीन तक आए। और अभी के वक्त में मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी क्योंकि ये छोटे बजट की फिल्म है और इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती थी और उन्होंने शायद बहुत सारे पहले ही अपने आप को सेल्फ रिस्ट्रिक्ट करके इसके पूरे स्क्रिप्ट को उन्होंने क्रिएट किया है। उसमें बहुत सारी चीजें वो कर सकते थे, उन्होंने खुद ही एक सेल्फ रेगुलेशन के तहत उसे नहीं किया है बहुत सारी चीजों को। उन सब के बावजूद मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी बहुत महान फिल्म है, लेकिन मैं कहूंगी आज के वक्त के लिए बहुत जरूरी फिल्म है। और जरूरी सेंस में कि ये बातें कहने की और सुनने की हमारे इस दौर को बेहद जरूरत है। ये ज़रूरत है कि जो मतलब इस वक्त जो ये माहौल है हर तरफ और सिनेमा जिस तरह से एक बड़े टूल की तरह से इस समय काम कर रहा है सोसाइटी को डिवाइड करने में, ऐसे में ये फिल्म थोड़ी मतलब बहुत राहत देती है आपको। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि हमेशा से बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल रहा ही है इस देश में। डिवीजन मतलब 1947 के बाद या उसके पहले से ही जिस तरह से चीजें क्रिएट हुई हिस्ट्री में और वो विभाजन हुआ। लेकिन पहले ना इस तरह के जितने भी हमारे मीडियम्स थे वो उन तमाम गहरे जख्मों के बाद भी जितने भी हमारे ऑडियो विजुअल के मीडियम थे, चाहे वो दूरदर्शन रहा हो, फिल्में रही हों, संगीत रहा हो, वो बार बार जोड़ने की बात करते थे, कोशिश करते थे। और ऑब्वियसली जिन्होंने अपने शरीर पर वो सारी चीजें झेली हैं वो जख्म इतनी जल्दी तो नहीं भरते। लेकिन ये सारे मीडियम जो थे वो कहीं ना कहीं उस जख्म को भरने का और फिर से हाथ एक दूसरे का कस के थाम के पकड़ने की वकालत करते थे। और मैं ऐसे तमाम लिटरेचर से लेकर म्यूजिक से लेकर दूरदर्शन के तमाम सीरियल्स की बात करूं, उस तरह के कंटेंट जनरेट होते थे और उन्होंने एक बहुत पॉजिटिव एक माहौल बनाया था इस देश में एक लंबे वक्त तक।
अभी जो समस्या आ गई है वो ये कि ये सारे जो माध्यम हैं वो बहुत वन साइडेड एक स्टोरी नरेट कर रहे हैं, जो सोसाइटी को और डिवाइड और विभाजित कर रही है। और ये इसका हर्ष अब मतलब किसी भी देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा तो नहीं है। ऐसे में एक सिनेमा स्टूडेंट के तौर पर आपको लगता है कि काश वो कहानियां फिर से पर्दे पर आएं, जो एक वक्त में यहाँ पर रही हैं, मतलब कहीं 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 जाती रही हैं, और एक लंबा इतिहास। ऐसा नहीं कि दर्द भुला दिए गए हैं। मैं जब भी मैं देख रही थी इन गलियों में, मुझे मुझे उसके पैरेलल गर्म हवा याद आ रही थी। मुझे लग रहा था ना, वो उसका अंतिम जो है कि जो कैफी आजमी ने बहुत सुंदर नज्म से शुरू भी किया है, और उसी नज्म के से मतलब आखिर में खत्म किया है कि वक्त का ये ऐलान वहां धारे में जो मिल जाओ, बिल्कुल धारे में जो मिल हाँ, जाओगे धारे तो में जो मिल बन जाओगे जाओगे तो बन धारा। जाओगे धारा, है ना, वक्त ये का ये वक्त ऐलान कौनवान, यहाँ वहां भी है भी। वहां भी। जी। आपको ना जरूरत होती है जो कुछ हो रहा है सोसाइटी में उसकी नब्ज पे हाथ रखने की, और बात कहने की। सिनेमा आर्ट फॉर आर्ट सेक है, ठीक है, लेकिन जब भी कोई ऐसा आर्ट फॉर्म जो बहुत लार्जर एक ऑडियंस को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, उसकी अपनी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ ही जाती है। आप हर बार ये कहकर छुट्टी नहीं पा सकते कि नहीं नहीं, हम फॉर आर्ट से कर रहे हैं, हम सिर्फ आर्ट बना रहे हैं, और हम बहुत वो स्वंता सुखाए जैसी बात, जैसी वो चीज़ बहुत एक लार्जर जो है ऑडियंस तक या एक बड़े समुदाय को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, आपको उसकी सामाजिक जवाबदेही से आप बच नहीं सकते। ये फ़िल्म इसलिए भी बहुत ज़रूरी लगती है क्योंकि वो उस ज़िम्मेदारी को निभाने की इस दौर में कोशिश करती है, और इस कोशिश की ही सराहना की जानी चाहिए। तो मैं जो मिर्ज़ा का किरदार है, वो जो बचपन मैंने एक्चुअली वो लखनऊ का है और मैं खुद लखनऊ से हूँ। जब मैं इन गलियों को देख रही थी, ऐसी ही एक गली में मेरी परवरिश हुई है। 1992 के दंगों का रेफरेंस कई बार मैं देती हूँ, और मैं कहती हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि बड़ा अच्छा माहौल था और उस एक मोमेंट ने बहुत लोगों में खाइयाँ पैदा कर दी, अचानक से लोग उन्मादी हो गए, नहीं। एक एक हल्का एक सतह के नीचे नफरत तो शायद रही ही होगी। ये सब घटनाएं उन चीजों को उबाल दे देती हैं। लेकिन इस बड़े से सागर में जो गलियां, इन गलियों की जो हम बात करते हैं, ये छोटे छोटे द्वीप हैं जहाँ एक सांप्रदायिक सद्भाव रहा है। ऐसे ही एक द्वीप पर मैं पली बढ़ी हूँ, ऐसी ही एक गली में। उन दंगों का रेफरेंस देते हुए मैं अक्सर ये कहती हूँ कि हमारे उस गली में हिंदू और मुस्लिम बराबर से रहते थे, और जब हिंदू दंगाई आते थे उस उन दिनों कर्फ्यू में, तो हिंदू बड़े बुजुर्ग जो हिंदू होते थे वो आगे खड़े हो जाते थे और कहते थे इस गली में तब जाना जब हमें मतलब हम हमारी लाशें बिछाओ, उसके बाद अंदर जाना है। और जब दूसरे समुदाय के कट्टरपंथी मुस्लिम कट्टरपंथी आते थे, तो उनके सामने उसी गली में, क्योंकि हमारी उस गली के सामने एक मस्जिद भी थी, तो वहां से वो बहुत सारे मुस्लिम अंकल और ये सारे बुजुर्ग इकट्ठे होकर वहां खड़े होते थे और कहते थे तुम्हें पहले भी हम ही खत्म करना होगा, तब तुम अंदर कुछ कर सकते हो। ऐसे माहौल में पली बड़ी थी। जो मिर्जा का जो कैरेक्टर है, वो दरअसल मुझे अपने ही किसी बुजुर्ग मतलब गुजरी हुई उस बचपन में किसी बुजुर्ग का किरदार याद दिला गया। सुंदर एक और चीज है इस फिल्म में, कबीर का रेफरेंस। मतलब ये बहुत जरूरी है कि आज के वक्त में हम रेफरेंस कहाँ से लेते हैं। ऐसा है कि हमारी हिस्ट्री में तमाम तरह के किरदार हैं, तमाम तरह के लोग हुए हैं। सवाल है कि आज के वक्त में हम उनमें से किसको चूज करते हैं अपनी बात कहने के लिए। कबीर का रेफरेंस आना ही अपने आप में पूरा मैसेज है उस पूरी फिल्म में, जब मिर्जा बात करते हैं कबीर की। तो एक दर्शक के तौर पर बहुत उम्मीद जगाती है, एक ज़रूरी हस्तक्षेप करती है, और अपनी सामाजिक जवाबदेही को पूरा करने की भरसक कोशिश करती है फिल्म दिखाई देती है। मैं बिल्कुल इसके सिनेमेटिक जो एस्थेटिक है उसके रेफरेंस से बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अभी कंटेंट पे बात कर रही हूँ, और वो कंटेंट कहाँ जाना इस दौर में बहुत ज़रूरी है। और मतलब हमारी वो जगहें रही हैं, हम इसी तरह की परवरिश से आए हैं। हमें वापस उन जगहों को, उन चीज़ों को रिक्लेम करने की ज़रूरत है, और ये फिल्में वो रिक्लेम करने की बात करती हैं। पिछले हम लोग यही बात कर रहे थे कि अभी का युवा इतना उन्मादी या इतना उसके अंदर नफरत क्यों है। तो वही बात है कि जो पिछले 20 सालों में हमारे यहाँ की राजनीति रही है या जो माहौल रहा है, उसमें जो पला बढ़ा है, और ठीक उससे पहले की जनरेशन में जो जो लोग बड़े हुए हैं,
उन्होंने कुछ और देखा है। बहुत ज़रूरी है कि हम बताएँ कि हमारी कहानियाँ ये थीं, हमारी परवरिश की ये बहुत ज़रूरी चीज़ें थीं और तुम शायद नहीं, तुम मिस कर गए, तुम्हारे सामने शायद नहीं रहा होगा, लेकिन फिर से देखो, देखो ये भी एक एक गुज़रा अतीत का सुंदर पन्ना है। तो मुझे ये फ़िल्म दरअसल एक ऐसी कोशिश के तौर पर दिखाई देती है। जी। जी, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत विस्तार से इस फ़िल्म के कंटेंट के बारे में अपनी राय रखी और आपने लखनऊ का ज़िक्र किया। इत्तेफ़ाक से मैं भी लखनऊ का ही रहने वाला हूँ और वाक़ई में लखनऊ जिस तरह से इस फ़िल्म में एक किरदार की तरह आया है, सिर्फ़ एक सराउंडिंग की तरह नहीं, एक किरदार की तरह था, क्योंकि लखनऊ का अपना एक कैरेक्टर है। जो लोग लखनऊ से जुड़े हैं वो जानते हैं कि किस तरह की जिसको हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, वो किस तरह से वहां के माहौल का एक हिस्सा रहा है। वो ऐसा नहीं कि ऊपर से थोपा गया हो। और आप मतलब जो अविनाश की खूबसूरती, मैं ये कहूंगा कि उन्होंने बड़े बड़े बढ़िया ढंग से उसको दिखाया है। आप चाहे उसको रहमान गली, हनुमान गली कह लीजिए, या जो उसमें भाषा है, यहाँ तक कि जो उसमें जो कंटाप शब्द आता है, उसमें वो कंटाप जो जो लखनऊ का बंदा है सिर्फ वही समझ सकता है कि हाँ, ये कंटाप का मतलब ये क्या रेफरेंस है उसी ना? उसी शहर का है जी। अच्छा, जी, एक चीज तो मैं और कहूंगी कि बस मतलब एक लाइन की और बात कि किसी को ये देखते हुए फिल्म लग सकता है कि इतनी शायरी कहाँ होती है, लेकिन ये सच है कि लखनऊ में अ, हम लोग बातचीत में करते करते जो है इस तरह से शेर बोल दिया करते थे। मतलब ग्रेजुएशन के दिनों में मुझे याद है कि एक दोस्त की लड़ाई किसी और से हुई, गर्ल्स कॉलेज था, तो उसने, मेरी दोस्त ने जवाब नहीं दिया, तो मैंने उससे कहा है कि तुम्हें भी देना चाहिए था ठीक से जवाब। तो उसने एक शेर कहा उसके बदले में। उसने वो शेर कहा कि अ, उसने कहा कि हाँ, हम दुश्मन को भी शाइस्ता सजा देते हैं, वार करते नहीं नजरों से गिरा देते हैं। और मैं क्या बात। हैरान। तो मतलब आप सोचिए कि जब मैं देख रही थी फिल्म तो मुझे लगा हाँ, हर तीसरी चौथी लाइन में या बातचीत में रेफरेंस में शेर तो कहे जाते हैं, लेकिन वो लखनऊ से बाहर के लोग सोचेंगे कि इतनी शायरी कहाँ होती है। ये सच है कि होती है। और वो दोनों तरह ये से वो बातचीत मतलब सामान्य बातचीत का हिस्सा है। अवधी बोलते बिल्कुल बोलते वो लखनवी, वो उर्दू हिंदी भाषा, फिर उसमें शेर, ये सब होता है। तो मुझे वो रेफरेंस बिल्कुल भी बड़े अच्छे लगे जी, बस इतना। बहुत अच्छी बात आपने कही, और खास तौर से ये बात इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे देखने में किसी को लगेगा कि इसमें क्या है, कोई खास बात कि आप शायरी बोल रहे हैं, लेकिन आज के दौर में जब उर्दू को लेकर के भी एक खास तरह की राजनीति चल रही है, भाषा को लेकर के भी, यानी हमारे देखने वाले जो है, कार्यक्रम देखने वाले और राजनीति करने वाले जो भी है, सब सब मिल करके एक बॉलीवुड से लेकर के तमाम आम बोलचाल की भाषा में उर्दू लफ्जों के इस्तेमाल को लेकर के या भाषा को लेकर के जिस तरह की एक सोच पनप रही है, उसके बीच में ये इस तरह की एक कहानी लेकर आना और उसमें कहानी के पात्रों का जो एक संवाद का तरीका है उसको इस तरह से स्थापित करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अजय जी, मैं आपके पास आता हूँ। आपने भी ये फिल्म देखी जी है और एक समीक्षक की दृष्टि से आपका इस फिल्म के प्रति क्या विश्लेषण है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो अभी नीरा ने एक बात कही थी, सिनेमेटिक जो उसकी कहना चाहिए पैरामीटर्स हैं, या उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई बहुत महान फिल्म भले ना हो लेकिन ये अच्छी लग रही, तो ये जो महानता वाला एक एंगल है, हम कई बार सोचते हैं कि या तो फिल्म जो है वो करण जौहर या के इस तरह के निर्माताओं की हो जो कि झमाझम पैसा बटोरे बॉक्स ऑफिस पर, या फिर वो ऐसी फिल्मों की जो फिल्मोत्सवों में जाए और उसको लेकर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बuzz क्रिएट हो। ये फिल्म कहीं उसके बीच में काम करती है, या हो सकता है दोनों ही पैमानों पर खरे न उतरते हुए अपनी अपनी अपने लिए एक अलग पैमाना गढ़ती हो। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी मेरे लिए तो सबसे पहले अविनाश को बधाई कि फिल्म चर्चा में है और सबको इस पर बातें कर रहे हैं। यह बहुत ही खूबसूरत बात हुई है। मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ और बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार फिल्म पे बात करते हुए, अविनाश पे बात करते हुए और पूरे संदर्भ पे बात करते हुए ऐसा लगता है कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ बहुत सारी चीजों को। जबकि मैं डिफेंड नहीं कर रहा होता हूँ, मैं अपनी सोच के हिसाब से अपनी बात कह रहा होता हूँ। लेकिन लोगों को लगता है तो लगने दो। मैं हूँ, पूर्वाग्रह है मेरे पास और उन पूर्वाग्रहों के साथ ही मैं चलता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि हमारी जो परवरिश है, हमारी जो सोच है, हमारी जो लाइकिंग है, वो विभिन्न रूपों में हमारे सामने आती है। और क्यों नहीं आए? फ़िल्मों में क्यों नहीं आए? फ़िल्मों के चॉइस में क्यों नहीं आए? फ़िल्म जो बना रहे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं आए वो?
इस फिल्म को देखते हुए मैंने पहले भी देखा, और अविनाश, मैं एक अजीब सी स्थिति में महसूस करता हूँ। अविनाश को लगातार मैं देख रहा हूँ। अविनाश जिस ढंग से बढ़ रहे हैं आगे, चल रहे हैं आगे, फिसल भी गए बीच में, फिर से संभले हैं, फिर से आगे बढ़ रहे हैं। इन सबको एक दूर से देखता भी हूँ मैं। मेरी संलग्नता वैसी नहीं रहती है तमाम चीजों से। बहुत ही निकट के लोग भी मुझसे दुखी रहते हैं कि मैं बहुत ही इन्वॉल्व नहीं होता हूँ और वाह नहीं कर पाता हूँ। तो वो दूरी भी रहती है। बावजूद इसके, ये इम्पोर्टेंट इस फिल्म को देखते हुए कि फिल्म में कैसे कोई बात कही जा रही है, इससे ज्यादा जरूरी है कि क्या बात कही जा रही है। अगर क्या बात कही जा रही है उस पर आप ख्याल करते हैं, तो फिर कैसे कही जा रही है वो थोड़ा आप पीछे की तरफ कर सकते हैं, या उसको थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कर सकते हैं। फिल्म की अपनी सीमाएं हैं, फिल्म के अपने कंस्ट्रेन होते हैं, बजट आपका लिमिटेड है, आपके पास वैसे मनचाहा, हो सकता है कलाकार भी ना हो, जो आप करना चाहते हो वो सारी बातें आप नहीं कर पा रहे हो। तमाम सीमाओं के बीच आज की तारीख में अगर इन गलियों में जैसी फिल्म बनकर थिएटर तक पहुंच जा रही है, तो ये बहुत बड़ी सफलता है। थिएटर में पहुंचने के बाद से एक बज़ जो क्रिएट हो रहा है इस फिल्म को देख करके, वो उससे भी बड़ी बात हो गई है। और सब कोई पॉजिटिव तरीके से बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं कि इस फिल्म ने जो कहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आज के समय में बहुत मौजूद है। जब बड़े-बड़े लोग खामोश हो गए हैं या चुप हो गए हैं, उनकी खामोशी की भी वजह है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो डर गए हैं या किसी भय से वैसे चुप बैठे हुए हैं। बहुत सारी वजह अविनाश ने ज़िक्र भी किया, संकेत भी दिया कि भई ये बहुत ही पैसे वाला मीडियम है, बहुत सारा पैसा लगता है। तो वो सारा पैसे की रिकवरी ऐसे समय में हम जानते हैं कि चीजें कैसे रोक दी जा रही हैं। कै- अब इसी अपने सत्य हिंदी में भी कई बार मैं कह चुका हूँ कि अब एक नया डिपार्टमेंट हर प्रोडक्शन हाउस में खुला हुआ है, जो वकील का है, जो स्क्रिप्ट को देखता है, बताता है कि भाई ऐसी फिल्म बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए आपको। अगर बनाते हैं तो किस तरह की मुश्किलें आपके सामने आ सकती हैं। जाहिर सी बात है अविनाश के सामने ये मुश्किलें आई होंगी, इन मुश्किलों पर बात भी हुई होगी। बावजूद इसके जिस हिम्मत के साथ अविनाश में जो एक हिम्मत है, जो एक लड़ने की क्षमता है, वो तो है ही। वो फ़िल्म के पर्दे पर भी दिखाई पड़ रहा है, फ़िल्म के पर्दे के बाहर भी दिखाई पड़ता है। तो वो सब मिल कर के एक साथ आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि बोलने को कुछ और है, करने को कुछ और है और कहने को कुछ और है, ऐसा नहीं है। कहीं-कहीं अविनाश के करियर में जो भटकाव आए हैं, उसकी भी मैं बात करता रहता हूँ मैं बीच-बीच में। कुछ बातें अविनाश तक पहुँच जाती होंगी, कुछ नहीं पहुँचती होंगी। लेकिन ये एक प्रोग्रेशन के तौर पर मैं देख रहा हूँ, जहाँ अविनाश अपनी बात तमाम सीमाओं के बावजूद, ये सीमाएं सिर्फ माहौल की सीमा नहीं है, ये सीमा बजट की भी सीमा है, ये सीमा और बहुत सारी क्रिएटिव पक्ष वाली भी सीमाएं हैं, जो फिल्म में दिखती हैं। फिल्म में साफ दिखता है कि ये फिल्म थोड़ी गरीब फिल्म है। ये फिल्म थोड़ी और अच्छी हो जाती अगर थोड़ा और इसमें गुड़ पड़ा होता, थोड़ी और थोड़ा और शक्कर डाला गया होता, तो शायद और मिठास बढ़ जाती इसकी, इसका स्वाद और बेहतर होता। लेकिन नहीं, जैसी भी फिल्म आई है, इसकी सबसे बड़ी सफलता यही है कि यह लोगों तक पहुंच रही है। हाँ, एक शुभचिंतक होने के नाते, एक अच्छी फिल्म के पैरोकार होने के नाते मैं ये चाहूंगा कि यह फिल्म जो एक सर्कल के अंदर घूम रही है ना, उसके बियॉन्ड जाए ये। अगर ये फिल्म अपरिचितों के बीच जाती है, आम दर्शकों के बीच जाती है और फिर वहां से एप्रिसिएशन आता है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी और तब ये फिल्म की वास्तविक जीत होगी। क्योंकि जो आवाजें मैं सुन रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, वे तमाम ऐसे लोग हैं जो हम सभी अविनाश का भला चाहते हैं और उनकी फिल्म के बारे में अच्छी बातें करना चाहते हैं, या यूं कह लें कि लाइक माइंडेड लोग, हाँ, एक साथ आए हुए हैं और वे ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर यह फिल्म उन सीमाओं के बाहर जाती है, उसको क्रॉस करती है और फिर
एप्रिसिएट होती है, तब इस फिल्म की बड़ी जीत होगी। ये फिल्म अभी कहाँ-कहाँ जाएगी, किसी ओटीटी पे आती है कि नहीं आती है, ये सारी अभी लंबी लड़ाई है। इस फिल्म की अभी शुरुआत भर है। और कोई भी फिल्म, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि फिल्में बड़ी जो होती हैं अपने दर्शकों से। कोई भी फिल्म रिलीज होने के बाद उसको बड़ा या छोटा, उसको सफल या असफल, उसको अच्छी या बुरी का दर्जा दिलाने में दर्शकों का बहुत बड़ा हाथ होता है। और अगर दर्शक ऐसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, भले ही वो लिमिटेड है, पॉकेट में है, लेकिन ऐसे लोग हैं और उनके पास भी देखने के लिए, बताने के लिए एक ऐसी फिल्म आई है। मैं ये तो एक जगह किसी कहीं बात कर रहा था, मैंने कहा चीख और गायन में फर्क होता है। गायन बहुत ही सुकून वाली चीज है और बहुत आराम के साथ जगह माहौल हो, फिर आप गायन करते हैं, तैयारी करते हैं उसकी। चीख, जब आप पीड़ा में हैं, जब आप तकलीफ में हैं, जो चीख निकलती है ना, उसमें बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। यह फिल्म एक चीख है और उस चीख को हम सब सुन पा रहे हैं ऐसे समय में, जिस समय में हर तरफ से आपका गला घोंटा जा रहा है, हर तरफ से आपको दबाया जा रहा है, तमाम अंकुश लगे। अभी फिल्म आई है केरल से, जिसकी एम्पोरन करके, जिस पर पाबंदियां लग गई, फिल्म के कलाकार ने माफी मांग ली और तमाम चीजें हो रही हैं, जबकि केरल के चीफ मिनिस्टर उसके सपोर्ट में फिल्म के। लेकिन किस तरह का दबाव है, हमें देख रहे हैं। वैसा दबाव कभी भी आ सकता है, उस तरह की मजबूरियां, उस तरह की दिक्कतें कभी भी पैदा की जा सकती हैं। वैसे में अगर ये फिल्म आई है इन गलियों में, तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए फिर से मैं अविनाश को और इनके निर्माताओं को, इनसे भी ये तो स्वभाव से वैसे है, लेकिन निर्माता जो पैसे लगाता है ना, उसका स्वभाव थोड़ा अलग होता है। वो अगर जी जोखिम लेने को तैयार हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है और उन निर्माताओं को हमारी तरफ से सलाम जाना चाहिए कि उन्होंने ये हिम्मत दिखाई है। जी, बिल्कुल। आगे फिर बात बहुत करेंगे। बहुत जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बात आपने कही। निर्माताओं के लिए भी निस्संदेह ये उनकी प्रशंसा बनती है, क्योंकि उन्होंने इस फ़िल्म में पैसा लगाने की हिम्मत दिखाई और वो निर्देशक के साथ खड़े रहे, निर्देशक की सोच के साथ खड़े रहे। ये अपने आप में एक अच्छी बात दिखाता है। फारूक साहब, आपके पास आता हूँ। ये फ़िल्म जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और बहुत पैशनेटली बात हो रही है यहाँ पर, मुझे लगता है कि इसकी जो सबसे खूबसूरत बात वो ये है, मुझे जो पर्सनली लगा, मैंने फिल्म देखी है और मुझे उसके सारे जो किरदार हैं वो जैसा कि नीरा बता रही थी, जिस तरह के माहौल में वो पली बड़ी है, कमोबेश वैसा ही माहौल मैंने अपने बचपन में देखा है लखनऊ की गलियों में। तो ये एक किस्म से नॉस्टैल्जिया को रिक्रिएट करता है। वो जो एक नॉस्टैल्जिया है जो हमने अपने बचपन में, या आप लोगों ने, या हमारे पहले की पीढ़ी ने, या हमारे साथ के लोगों ने जो देखा होगा अपने आसपास के दौर में, उस नॉस्टैल्जिया को रिक्रिएट करता है और वो उसको रीएम्फसाइज करके उसकी अच्छाइयों के बारे में हमको कहीं ना कहीं मैसेजिंग करता है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इस फिल्म की जो मैसेजिंग है वो शायद ज्यादा थोड़ी लाउड है, या उसको आप ये कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा मेलोड्रामा भी है, कहीं कहीं आपको ऐसा लग सकता है किसी को। लेकिन जो बात अजय जी ने कही, नीरा ने कही, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक ऐसे दौर में, जबकि आपको आपके लिए फिल्म बनाना ही नहीं, आपके लिए किसी भी तरह से आवाज उठाना भी जो है वो एक मुश्किल काम होता जा रहा है। तो ऐसे में इस तरह की फिल्म बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है। ये सिर्फ मनोरंजन का मामला नहीं है। ये एक फिल्म जो है वो जिस तरह के किरदार, जैसे सुशांत सिंह का जो किरदार है उसमें, या जिस तरह की बातें जो अभी उन्होंने बताई, या जो इश्तियाक खान का जो किरदार है, जो जिसको मैडमैन जो जो उन्होंने क्रिएट किया है, वो जिस तरह की बातें करता है कि दिल्ली की राजधानी नागपुर है, तो वो अपने आप में सेंटेंस है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये कह देना, ये डायलॉग के जरिए कह देना, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। पारक साहब, आप जो है जब इस फिल्म के बारे में विश्लेषण करते हैं, तो आप जब इसको देखते हैं, तो क्या आप इस फिल्म के बारे में कहना चाहेंगे? और इस फिल्म के जरिए जो हम आज के कार्यक्रम में बात कर रहे हैं, कि जो सार्थक सिनेमा की भूमिका थी हमारे समाज में, या छोटे बजट के सिनेमा की भूमिका थी, कहीं ना कहीं ये फिल्म मुझको उस तरफ ले जाती है, जैसे जो हमने 50s 60s 70s 80s में जो सिनेमा देखा है, राष्ट्रीय का सिनेमा हो, या बासु चटर्जी का सिनेमा हो, या और जो इस तरह के सिनेमा रहे, फिल्मकार रहे, जिन्होंने की बहुत महंगी फिल्में ना बना करके, या बड़े सितारों के साथ फिल्में ना बना करके भी बहुत अच्छी फिल्में बनाई और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी किया, और उसमें कहीं ना कहीं
एक सकारात्मक संदेश भी दिया समाज के लिए। क्या कहेंगे पारेख साहब? सभी बंधुओं को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपने जो नॉस्टैल्जिया की बात की उस पर मैं कहना चाहता हूँ, मेरे लिए वो नॉस्टैल्जिया नहीं है। दरअसल मिर्जा इसमें कहते हैं कि जिस मोहल्ले में मैं पिछले 60 साल से रह रहा हूँ, लेकिन मैं जिस मोहल्ले से हूँ उसमें मेरा परिवार 90 साल से रह रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस 100 घरों के मकान में हिंदुओं के घर केवल 20 है, 80 घर मुसलमानों के हैं। और इन 90 सालों में आज तक 0.009% घटना भी नहीं हुई जहां हिंदू ये और आप कहाँ की बात कर रहे हैं, जरा स्पेसिफाई कर दें। ये आप कहाँ की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं ये बता रहा हूं कि लखनऊ के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जाहिर है, तभी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ये बात पता चले। जी बिल्कुल। जोधपुर शहर की बात कर रहा हूँ, जिस जोधपुर, मोहल्ले में मैं जी रहता हूँ उस मोहल्ले के अंदर। और अब जिस घर में कभी 22 लोग रहते थे, आज सिर्फ 2 लोग रहते हैं। मेरी माँ जो 90 साल की है और मेरी चाची जो 72-73 साल की है, और वो उन्हीं पड़ोसी मुसलमान पड़ोसियों के भरोसे रह रही है वहां पर। तो ये दुनिया अभी भी है, ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया, ये खत्म नहीं हुआ है, ये अब भी है। और उसके बावजूद है, यानी अजय तिवारी नाम वैसे चौंकाने वाला है, अजय तिवारी के बावजूद है। इसलिए ये जरूर महत्वपूर्ण है ये मोहल्ले, क्योंकि ये सिर्फ एक मोहल्ले की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो उस शहर अमरोहा में रहा हूं 11 साल, जहां 1947 से लेकर 2025 तक एक भी दंगा नहीं हुआ, और वो भी एक मुस्लिम बहुल शहर है। तो हिंदुस्तान में अब भी बहुत कुछ बचा हुआ है। हाँ, उन लोगों को उसे दिखाने की जरूरत है जो इन मोहल्लों के से दूर रहते हैं और जिन्हें आसानी से सांप्रदायिक फांसीवादी लोग अपने चंगुल में फंसा लेते हैं, और वो भी बहुत बड़ी आबादी है। बस दुखद यही है, एक बात। दूसरी बात जो इस फिल्म की है, भाई मुझे नहीं मालूम महान महान क्या होता है, लेकिन पिछले 11 साल में यह पहली फिल्म है जिससे मुझे एहसास हुआ कि हाँ, यह हमारे इस 11 साल में जो राजनीति हो रही है उसको जवाब देती है, उसका जवाब देती है। और वह जवाब जो है इतने खूबसूरत ढंग से कहा गया है, इतने ताकतवर ढंग से कहा गया है, और इतने जरूरी ढंग से कहा गया है कि मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। 11 साल में इस तरह की कोई फिल्म इस 11 साल को चुनौती देती हुई मुझे नजर नहीं आती। हो सकता है ये थोड़ा ज्यादा लग रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा कम है जो मैं कह रहा हूं। फिल्म उससे भी बड़ी है। और हर आप फिल्म के 100 140 100 मिनट जो है, मतलब 1 घंटा 40 मिनट, उस 1 घंटा 40 मिनट में एक एक कैरेक्टर, एक एक संवाद, एक एक दृश्य को अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरह से वो कोई कुछ न कुछ कह रहा होता है, और इस समय जो हो रहा है उसको चुनौती दे रहा होता है। पिछले 11 साल में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जो आक्रमण हुए वो इस फिल्म में आते हैं बराबर। मिर्जा की हत्या है, क्रिकेट मैच है, पाकिस्तान चले जाओ, क्या कहते हैं, मिलावट का सवाल आता है। ऐसे कई चीजें हैं जिससे कहानी का ताना बाना बुना गया। इस फिल्म की एक आलोचना मैंने पढ़ी थी कि अगर इसमें जो हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की की कहानी कही गई, उसकी जगह अगर मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की कहानी कही जाती तो क्या होता। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा फिल्म को कि ये अंडरलाइन किया जा सकता है कि फिल्मकार ने थोड़ा बचाव किया है, अपने को बचाया है। मेरे ख्याल में
फिल्मों के संदर्भ में या किसी भी कला के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण होता है कि जो बाहरी दबाव होते हैं, उस बाहरी दबावों के बीच आप जो कहना चाहते हैं, उस कहने के तरीकों को ढूंढ लें, उसे कह सकें, और वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर इसमें हरिया और सब्बों की प्रेम कहानी चलती है, तो मिर्जा के बेटे और बेटी और बेटे और बहू का रेफरेंस भी आता है, जी जिनकी हत्या कर दी गई, और वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो एक बार नहीं आता है। और उस हत्या के बाद जो मिर्जा खड़ा है वो एक ऐसे नायक की तरह खड़ा है जो एक तरह से 11 साल का जवाब है, हत्या के बिल्कुल बावजूद वो खड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो है, इसे इन चीजों के संदर्भ में देखना चाहिए। जैसे जिस समय हरिया की माँ, ईद का दिन है, मिर्जा जो है अकेले हैं, उदास है, और उस समय हरिया की माँ जो कहती है, वो एक हिंदू माँ नहीं कह रही है, एक माँ कह रही है, और वो एक पड़ोसी की वेदना को समझते हुए। कई चीजें इस फिल्म के अंदर छोटे छोटे रूप में पिरोई गई है। सिंगल वुमन, हरिया की माँ अकेली है जिसने अपने बच्चे को पाला है, उसका पति उसे छोड़ के चला गया है, और शब्बू भी अकेली है। और एक जगह मिर्जा से कहलाया गया है कि तुम बिल्कुल हरिया की माँ की तरह हो। मैं समझता हूँ कि फिल्म जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है अगर आप उसके एक एक कदम को बहुत सोच विचार कर रखें और उसमें अपने समय को इस ढंग से समेटें कि वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हो और वो बहुत जरूरी बातें कह भी रहे। और इस फिल्म की जो है विशेषता यही है कि इसमें ऐसी छोटी छोटी चीजें, ऐसी मतलब जैसे चार दिल की बात, मुझे नहीं मालूम है कि इस ढंग से फिल्मकारों ने सोचा या नहीं, ये तो अविनाश दास जी बता सकते। पहला दिल पिता के लिए, दूसरा दिल अम्मा के लिए, तीसरा दिल हंसिया, और चौथा दिल उस लड़के के लिए। ये हंसिया क्यों है? ये तो चाकू भी हो सकता था, ये तो कुछ भी हो सकता था। हंसिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन हंसिया जो है दुनिया की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है, और वो उस लड़की के हाथ में। या इसी तरह वो लड़की जब ईद के दिन घूमने के लिए जाने वाली है, तब हरिया की माँ के पास आके जब वो कहती है कि तुम्हारे यहाँ तो पर्दा करते हैं, उसकी माँ कहती है, तो वो कहती है कि अगर मैं बहू बनकर आई तो मैं तो घूंघट भी नहीं निकालूंगी। ये मतलब चरित्र को इस तरह से खड़े करना, ठीक है, कि जहां पर एक एक कैरेक्टर को बुनते हुए आप ये ध्यान रखें कि उसका कैरेक्टर इस तरह से सामने आए कि वो अपने पूर्णता में कुछ न कुछ कह रहा हो। उसकी छोटी छोटी चीजें जो है महत्वपूर्ण है। उसका ठेला खड़ा करना, सब्जी बेचना, अकेले कोई नहीं है उसके, उसका उस तरह से खड़ा होना कि खुद क्या अपने में संदेश नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अंतिम बात जो मैं कह रहा हूँ फिलहाल, इस फिल्म ने, मैंने अपनी फेसबुक की छोटी सी टिप्पणी में भी लिखा था कि अविनाश दास ने अपनी फिल्म बनाने का मुहावरा जो है खोज लिया है। उन्होंने खोज लिया, ये बिल्कुल ऐसा मुहावरा है जिसकी जरूरत है। ये 50-60 के उस दशक की फिल्मों का मुहावरा है जहां गीत संगीत होना, फिल्म के यथार्थवादी होने, फिल्म के रूमानी होने में कोई बाधक नहीं बनता था। विमल रॉय की फिल्मों में भी होती थी गीत संगीत, और इस फिल्म के गीत संगीत इतने खूबसूरत है, इतने खूबसूरत है कि वो फिल्म की जो है कहना चाहिए कि उसके मूल्य को बढ़ाते हैं। उसमें जी फिल्म की शुरुआत होती है बिल्कुल होली से और खत्म होती है ईद से। फिल्म की बिल्कुल शुरुआत होती है आपस में मिलने से और खत्म होती है, लगभग खत्म होती है एक आखिरी बात कह रहा हूँ, मिर्जा की हत्या से।
मुझे लगता है कि इस कहानी में, इस फिल्म में 2 ऐसे सूत्र हैं, जो अगर चाहें तो वो दूसरी फिल्म जो इससे भी ज़्यादा शायद हमारे समय को रेखांकित करने वाली होगी। एक तो मिर्ज़ा के बेटे और बहू की कहानी, और एक इसमें जो प्रेम कहानी है, वो प्रेम कहानी तो अपने पहले कदम की तरफ बढ़ी है। उसके पीछे उसके आगे क्या संघर्ष आने वाले हैं, उनके सामने क्या चुनौतियाँ आने वाली हैं, इस पीरियड को ध्यान में रखें, वो तो अभी अंत ही रह गई है। वो तो एक बहुत ही जी सुंदर मोड़ पर लाकर इस फ़िल्म को फिलहाल के लिए खत्म कर दिया गया। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पराग साहब, आपने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी और आपने एक तरह से इस फिल्म के सीक्वल की डिमांड भी कर डाली है अविनाश से कि वो मिर्जा के बेटे बहू की कहानी भी बताएं। ये खैर अविनाश की जिम्मेदारी है और ये अविनाश को क्या मतलब जो उनका सपोर्ट सिस्टम है ये उसको देखना पड़ेगा। बहरहाल आप जो बात कह रहे थे उसमें आपने वाकई में जो गीत संगीत पर जहां लाके छोड़ा, मुझे भी इस फिल्म की जो एक खासियत लगी, इसके गाने बहुत कर्णप्रिय हैं और बहुत समय बाद वो अगेन वो फिर आपको उस तरफ ले जाता है। मैंने बहुत अरसे बाद हिंदी सिनेमा में एक बहुत अलग तरह का होली गीत देखा। होली के गाने जो है वो हम लोग आज भी जब होली मनाते हैं तो जो होली के गाने हमको आसपास सुनाई देते हैं उसमें अपने समय के यानी हाल के वर्षों के सिर्फ 2-4 गाने हैं जो सुनाई देते हैं। बाकी ज्यादातर गाने हमको वो पुराने गाने ही अभी भी जो है इस्तेमाल होते हैं जब हम कोई सामूहिक का इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। लेकिन ये जो फिल्म में जो गीत बना है होली का, वो बड़ा बड़ा खूबसूरत गाना बना है और कलाकारों के बारे में भी कुछ बात हमें करनी चाहिए कि विवान ने और अवंतिका ने जिस तरह का एक काम किया है, नए कलाकार हैं। विवान हमारे दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि वो नसीरुद्दीन शाह के बेटे हैं और अवंतिका जो है वो भाग्यश्री जो कि अभिनेत्री थी उनकी बेटी हैं, तो ये उनकी पेयरिंग है। मिर्जा जिनकी बात हो रही है यहाँ पर, मिर्जा का किरदार जावेद जाफरी ने निभाया है, जो कि मेरे ख्याल में ये जो फिल्म है, ये जो किरदार है, ये जावेद के अब तक के सारे जो जितने भी उनके किरदार हैं, अगर वो शौर्य फिल्म का एक किरदार छोड़ दिया जाए जो उन्होंने जिसमें उन्होंने आर्मी वाले का किरदार निभाया था, तो उन सब से बिल्कुल अलग है और बहुत भारी पड़ता है और एक एक्टर के तौर पर जो उनकी क्षमता है पूरी, उसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया अविनाश ने। अविनाश के पास ही आता हूँ और मैं चाहूंगा कि वो ये जो हम किरदार की बात कर रहे हैं, गीत संगीत की बात कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं पारक साहब? हाँ, हाँ एक बात कहना चाहता हूँ मैं। इसमें जी जो जी मंगा का कैरेक्टर मतलब उसको क्रिएट किया गया है और भारत एक खोज उसके साथ जोड़ा जी गया है, वो तो अद्भुत है, अद्भुत। जी बिल्कुल। वो चलिए हम तो और थोड़ा कभी और दूसरी अविनाश को तरफ समय देते हैं। जी जी जी, मैं पारक साहब चाहता हूँ कि मैं अविनाश से हम लोग जो है इस बारे में हाँ नीरा, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? और बस ये एक लाइन की बड़े दिनों बाद मैंने जिसे हम कहते हैं कि एकदम आम आदमी के दो कैरेक्टर को सिनेमा के नायक नायिका के तौर पर देखा। अ, बिल्कुल अ, और एक सब्जी वाला और एक सब्जी वाली की प्रेम कथा, ये बहुत समय से हमारे मतलब मेन स्ट्रीम सिनेमा से इस तरह के बेहद कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं, बहुत कॉमन लोगों की कहानियां एकदम से गायब हो गई हैं और जबरदस्ती नायक नायिका में मतलब स्पेशली नायक में इतनी सारी चीजें आरोपित कर देते थे कि मतलब वो नायक कम सुपरमैन ज्यादा लगता था। ऐसे में बिल्कुल एकदम बिल्कुल आपके ठीक बगल में और जिनमें शायद आप नायक की संभावना नहीं देखते हैं, मतलब एक सब्जी वाले को एक नायक बना देना और एक सब्जी वाली को, तो वो होता है मतलब जो वास्तव में अपनी जिंदगी में उनके अगर बैक स्टोरी में जाए तो वो महानायक और महानायिका का किरदार है। ऐसे नायकों की खोज करके उन्हें सिनेमा के पर्दे पर लाने के लिए भी अविनाश जी का शुक्रिया, क्योंकि बड़े समय बाद देखा। चलिए जैसे ऐसे मुझे मैं इस फिल्म को देख रही थी तो मुझे लगा जब आप लोग बासु जी की बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि वासुदा या इस तरह के लोग, जैसे बावर्ची जैसी फिल्म, आप सोच नहीं सकते घर में एक रसोइया है वो उस पूरी कहानी का नायक है। तो इस तरह के एकदम आसपास के सामान्य किरदारों को उठा के नायक बनाना, और ये बड़े समय बाद बिल्कुल। देखा चलिए सिनेमा में। हम चलिए जी बिल्कुल, आपने जो बात कही है मैं वही वही सूत्र लेकर के अविनाश के पास आता हूँ। अविनाश से पूछ ही लेते हैं कि भाई ये जो यहाँ बात हो रही है, आपने क्या ये जो जिसको कि फारक साहब ने कहा कि आपने अपने फिल्म मेकिंग का मुहावरा खोज लिया, तो पहले तो इसकी आप सफाई दे दीजिए। इस स्टेटमेंट को आप मतलब कितना सही मानते हैं, ये बिल्कुल है या अभी आप और कोई मुहावरा उसमें जोड़ने वाले हैं? पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो बात हो रही है कि भाई ये जो फिल्म मेकिंग का जो आपने जो स्टाइल डेवलप किया और जिस तरह की फिल्म आपने बनाई है, उसको देखते हुए बहुत सारे लोगों जिसमें मैं भी शामिल हूँ, वो पुराने दौर की वो फिल्में याद आ रही हैं जो जिनका एक
मध्यमार्गी चरित्र होता था, जो मध्यमार्गी सिनेमा था, जिसको हम बासु चटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी या इस तरह के तमाम, या राजश्री की जो फिल्में थी उनसे जोड़ करके देखते हैं कि हाँ, उनमें एक साफ सुथरा मनोरंजन था, उसमें संदेश था, उसमें अच्छा संगीत था, उसमें अच्छे गीत थे, और उसमें जो कहना चाहिए कि कम प्रतिष्ठित कलाकार होते हुए, यानी कि जिनको हम सेलिब्रिटी बॉलीवुड में नहीं मानते थे, बाद में वो सब सेलिब्रिटी बने। अमोल पालेकर का इसका इसका उदाहरण है, अमोल पालेकर, कि कैसे बासु चटर्जी के सिनेमा ने उनको सुपरस्टार बनाया, और ऋषिकेश मुखर्जी के साथ पूरा गोलमाल करके कैसे कितने बड़े स्टार बन गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्टर्स जिनको कि उस तरह के बैनर्स ने एक प्रतिष्ठा दी। तो क्या आपके दिमाग में भी कहीं वो सारे फिल्मकार थे, या आपको लग रहा था कि नहीं, मुझे अपनी कोई अलग लीक बनानी है, या वो जो उन्होंने कहीं आपके लिए सूत्र छोड़े, उन्हीं सूत्रों में से आपको कुछ अपना कुछ नया निकालना है? अविनाश। अमिताभ भाई, ऐसा है ना कि चूंकि हम लोगों का जो मानस निर्माण हुआ है सिनेमा को लेकर के, वो उन्हीं सारी फिल्मों की जमीन पर हुआ है। और मैं बीच के दौर में बहुत सोचता था कि यार एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो 60 और 70 के दशक में जो फिल्में बनती रही हैं उसकी प्रेरणा में बनाई जाए, या उनको समर्पित करते हुए बनाई जाए। मैंने बहुत सारे लोगों को एक प्रपोजल भी दिया था, थिएटर को, मतलब स्टूडियोज को। तो बहुत सारे लोग ये कहते रहे कि भाई सिनेमा का पूरा मुहावरा बदल चुका है, पीढ़ियां बदल चुकी हैं, सिनेमा देखने का जो तरीका है वो बदल चुका है। लेकिन इसके बावजूद किस्सा गोई जो है ना, स्टोरी टेलिंग जो है, वो तो आदमी हर दौर में हर हमेशा सीखता ही रहा है। अब जैसे मुझे अच्छा लग रहा है पारक जी को सुनकर के कि उन्होंने ये मेरे बारे में स्टेटमेंट दिया, बट मुझे लगता है कि अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। बहुत सारी जो टिप्पणियां हैं उनको मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ। तो मैं इसको पूरी तरह से मुकम्मल स्टोरी टेलिंग का तरीका मैंने सीख लिया है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हाँ, लेकिन मतलब जो कहानी जिस तरीके से कही गई और वो अगर पहुंच रही है तो उसका एक तरीका तो आ ही जाता है, एक कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है कि भाई जो तरीका आपका है उसको थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस मामले में मैं इसको एक सीख के तौर पर ले रहा हूँ, ना कि इसको एक तमगे के तौर पे ले रहा हूँ। और जहां तक गीत संगीत की बात है, इसमें गीत है आखिरी गीत जो ईद वाला है, यश मालवीय का, कि सनम तेरी आंखों में चेहरा खुर्शीद का, चार चांद चढ़ गया चांद ईद का। तो मैं चाहता था कि पोइट्री जो है ना, वो जो हमारी फिल्मों से एक तरह से गायब होता जा रहा है, वो पोइट्री कैसे वापस आए। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी गीतकार अभी हैं जिनके गीतों में बहुत तरह के अच्छे कमाल के न्यूएंसेस हैं, लेकिन वो जो साहिर और शैलेंद्र वाली पोइट्री का जो पूरा सेंस था, वो नहीं आ पा रहा है। वो कैसे आ पाएगा, इसकी भी एक कोशिश जो है वो हम कर सकते हैं। इस फिल्म के गानों की लौ जो है वो दूसरे गीतकारों के दिल में लगा करके। मुझे यश मालवीय का एक और गीत बहुत पसंद है जो मैं यूज करना चाहता था, कि दबे पैरों से उजाला आ रहा है और फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है ना। इसकी बहुत अच्छी लाइन है कि धुंध से चेहरा निकलता दिख रहा है और कौन क्षितिजों पर सवेरा लिख रहा है, और चुप पिया है जुबा बनकर फूटने को, दिलों में गुस्सा उबाला जा रहा है, दबे पैरों से उजाला। उसकी एक लाइन और है कि दूर तक और देर तक सोचे भला क्या, दूर तक और देर तक सोचे भला क्या, देखना है बस फिजा में है घुला क्या, और हवा में उछले सिरों के बीच ही अब सच शगुफे सा उछाला जा रहा है। तो ये सारी पोइट्री जो है वो सिनेमा की कहानी में घुल मिल जाए, इसकी कोशिश हम लोगों को आगे भी करनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि गीत संगीत जो है वो सिनेमा का, हिंदुस्तानी सिनेमा का खासकर बहुत ही अहम हिस्सा है और उसकी वापसी होना चाहिए। इसका एक और बंद है कि अस्थगित है गति, समय का रथ रुका है, अस्थगित है गति, समय का रथ रुका है, और कह रहा है मन बहुत नाटक हो चुका है, और प्रश्न का उत्तर कठिन है मगर अब भी प्रश्न 100 बार टाला जा रहा है। दबे पैरों से उजाला, हमारा एक नेत्रहीन मित्र है शशि भूषण समद, बहुत अच्छा ये गाना गाता है। तो मतलब जो हिंदी के गीतकार हैं, कवि हैं,
उनकी आवाजाही हिंदी सिनेमा में कैसे हो, है ना, इसकी भी कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, समय के सवाल तो हमारे सिनेमा की कहानियों के जरिए आएंगे ही, लेकिन साहित्य और सिनेमा के बीच सेतु, है ना, सिनेमा एक अलग मीडियम है, साहित्य एक अलग मीडियम है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना, इसकी कोशिश हम लोगों को आगे भी करते रहना चाहिए। और इस लिहाज से वो उस मुहावरे की तलाश अभी जारी है सर। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कहा। अविनाश, मैं बस एक सवाल और पूछूंगा आपसे, क्योंकि हम बातचीत के बिल्कुल आखिरी दौर में हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ अपने दर्शकों की जानकारी के संवर्धन के लिए भी और अपनी समझ के लिए भी, कि आपने चूंकि पत्रकारिता में समय गुजारा है, आपको मैं जानता हूँ, आप प्रिंट में भी रहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी रहे हैं, आपने काम किया है, तो पत्रकारिता की जो आपकी एक पारी रही है, उसमें जो समझदारी आपने अर्जित की, क्या उसने आपकी फिल्म मेकिंग को किसी तरीके से इम्पैक्ट किया है? क्या वो जो उसका पत्रकार का एक जो एक होता है, उसकी जो एक निगाह होती है, यानी खबरों को पकड़ने की निगाह, उसका ऑब्जर्वेशन जो होता है, क्या फिल्म मेकिंग में उसने आपकी मदद की है? और वो मदद अगर की है, तो क्या इन गलियों में जो आपकी फिल्म है, उसमें कहीं वो चीज आपको आपने उसका इस्तेमाल किया है? देखिए सर, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि पत्रकारिता ने मेरी इतनी मदद की है कि भाई खबर को कितना लिखा जाए और कितना नहीं लिखा जाए। क्योंकि मैं लंबे समय तक डेस्क पे भी रहा हूँ और रिपोर्टिंग में भी रहा जी। हूँ। रिपोर्टिंग की बात मैं करूँ, तो जब मैं खबरें लिख करके डेस्क वालों को देता था, तो डेस्क पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सिखाते थे कि भाई पहले पैराग्राफ में आपने दूसरे पैराग्राफ की चीजें लिख दी है, उसका एक्सटेंशन जरूरी नहीं है। जितने कम शब्दों में जितनी कायदे की बात कह ली जाए उतना मतलब जरूरी है। तो सिनेमा की स्क्रिप्ट में जो है ये सारी चीजें, कि भाई हमने इशारों में ही सही ये बात कह दी है, अब उसका विजुअल प्रेजेंटेशन करके आप दोहराव कर सकते हैं, है ना। कुछ चीजें हम विजुअली कहते हैं, कुछ चीजें हम डायलॉग की जबानी कहते हैं। तो ये सारी चीजें सीखने वाली पत्रकारिता से है। और दूसरा क्या है कि किस्सा गोई जो है वो एक हद तक आप अचीव कर लेते हो जब आप लंबे समय तक अखबारों की दुनिया में काम करते हो, तो वो सारी चीजें काम में आती हैं। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि अगर आपने इस तरह की पत्रकारिता नहीं की है या वहां लंबा दौर नहीं गुजारा है, आप सीधे समाज के अपने अनुभवों को लेकर के फिल्म मेकिंग में आए हो, तो आपको भी कहने और देखने का अंदाज जो है वो पता है। क्योंकि जब आप अखबार में काम नहीं कर रहे होते तो अखबार के पाठक तो होते ही हैं, है ना। जब आप किताबें लिख नहीं रहे होते हैं तो किताब के पाठक तो होते ही हैं। तो वो सब एक किस्म की ट्रेनिंग है। और मैं पत्रकार होने की वजह से खुद को प्रिविलेज नहीं मानता हूं कि मुझे सिनेमा कहना दूसरों से ज्यादा आसानी से आ गया है। हाँ, मुझे खुद को संपादित करना, खुद के विजुअल सेंस को संपादित करना, ये थोड़ा थोड़ा आ गया है और बहुत कुछ आना अभी बाकी है। बहुत अच्छी बात आपने कही अविनाश, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपने पत्रकारिता के अपने तजुर्बे से, या अब तक के फिल्म मेकिंग के तजुर्बे से, जो आपने एक मुहावरा डेवलप किया है, या जिसको आप और कह रहे हैं कि आप उसको और फाइन ट्यून करना चाहते हैं, लगातार उसमें कुछ ना कुछ जोड़ते रहना चाहते हैं, तो हमें आपकी आगे आने वाली फिल्मों में ये चीज दिखाई देगी। पारक साहब ने इस तरह की एक उम्मीद जताई है कि वो आपने जो ये फिल्म बनाई है, उससे उसकी थीम को आगे एक्सटेंड करते हुए आप कुछ ऐसा बनाएंगे। ये हम आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि ये क्रिएटिव लिबर्टी होती है हर आदमी की, कि वो किस तरह के स्टोरीज चुने और किस तरह का उसको, जाहिर बात है, हर स्टोरी में किस तरह सपोर्ट मिले, तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करेगा। बहरहाल, भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस फिल्म के लिए फिर से मैं यही कहूंगा कि ये फिल्म जो है हमारे दौर का जो है, उसके बारे में कहीं ना कहीं टिप्पणी करती है, और वो जो है वो मेरे ख्याल में जो जो लोग इसको देखेंगे वो इसको महसूस करेंगे। तकनीकी बातें हर एक के लिए हो सकता है कुछ अलग अलग हो, किसी को किसी के मतलब कैमरा में, म्यूजिक में, हर चीज में कुछ ना कुछ आपको नजर आ सकता है कि यहाँ ये रह गया, यहाँ वो रह गया, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट है, जो उसका ओवरऑल मैसेज है, वो यही है कि समाज में एक सांप्रदायिक सद्भाव की जरूरत है, जो मेरे ख्याल में इस वक्त की एक सबसे बड़ी बात है जो कहने के लिए, जो आपने कह दी है अपनी फिल्म के जरिए। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हम चाहेंगे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा दर्शक जो है वो इस फिल्म को देखें। अगर नहीं देखा है तो हमारी इस बातचीत से अगर ये इस फिल्म को लाभ मिल सके, तो हम चाहेंगे कि, हम मानेंगे कि ये बातचीत जो है कहीं ना कहीं सार्थक हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का इस बातचीत में शामिल होने के लिए। दर्शकों का भी धन्यवाद कि उन्होंने बड़े सब्र के साथ इसको देखा सुना। हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।